कहते हैं कि अल्फाज जो हैं वो किसी मरते हुए को एक पल के लिए ज़िंदगी की उम्मीद दे सकते हैं। एक जुमला किसी को जीने पे मजबूर कर देता है और एक जुमला लोगों को खुदकुशियाँ करने पर, सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। मीठे बोल को अगर करख्त लहजा मिल जाए तो वो बोल मीठा नहीं रहता। तो अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अल्फाज सोसाइटी में, मुआशरे में किस तरह का किरदार अदा करेंगे। इसकी वजाहत थोड़ी सी करना चाहूँगा वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक। वासिफ़ साहब कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो अजीम हैं। एक नामवर शख्सियात हैं और दूसरी वो शख्सियात हैं जो गुमनाम हैं। एक वो शख्सियात हैं जो नामवर हैं और दूसरी वो शख्सियात हैं जो गुमनाम हैं। तो अगला जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं इन्हीं गुमनाम लोगों ने नामवर लोगों को पैदा किया। इन्हीं नामवर लोगों ने, गुमनाम लोगों ने सॉरी, नामवर लोगों को पैदा किया है। अब ये गुमनाम लोग कौन से हैं? जो अपने अशकों से चरागा करते हैं। ये वासिफ़ साहब जो अपने अशकों से चरागा करते हैं, जो खुद प्यासे रहकर सारी दुनिया को सदियों तक सैराब कर जाते हैं। ये वो गुमनाम शख्सियात हैं जिन्होंने इस दुनिया में, इस ज़माने में, आने वाले भी तमाम ज़मानों में और जो पिछले गुजर चुके हैं, इसमें नामवर शख्सियात को आप ये कह लें कि जन्म देने वाली वो शख्सियात हैं जो बेसिकली ख़ुद गुमनाम हैं। तो ख्वाजा साहब को मैं यही कहूँगा कि आप उनसे बड़े कदम पर चल रहे हैं क्योंकि आप दूसरों को प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं। ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, किसी दूसरे को मौका देना, अपनी जगह किसी और को आके बोलने का मौका देना, वो भी नफ्सा नफ्सी के उस दौर में जहाँ हर शख्स दूसरे को धकेल के खुद आगे आना चाहता है और ख़ुद बोलना चाहता है। छोटा सा एक टॉपिक मुझे दिया गया था, टाइम ऑलरेडी मेरे ख्याल है शॉर्ट है। ताहिर बलोच साहब, फिर तो बहुत है। आपने पहले कहा ना कि आधा टाइम, तो मैंने कहा शायद इस वजह से। तो टॉपिक ये दिया गया था कि जी आप एक मौसर शख्सियत कैसे बन सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी आप कैसे बन सकते हैं। मैं बेसिकली फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ और उनको सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी टॉपिक हो तो सबसे पहली मेरी ख्वाहिश होती है कि वासिफ़ साहब की किसी किताब से कोई रेफरेंस मुझे मिल जाए, कोई उस टॉपिक से रिलेटेड फ़लसफ़ा वासिफ़ साहब की किताब से मिल जाए, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मुतासिर कुन शख्सियत कोई और अभी तक अदबी दुनिया में या इस फील्ड में नहीं लगी जिनकी कुतुब पढ़ने के बाद मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली हो जितने मैं वासिफ़ साहब से इंस्पायर हूँ। वासिफ़ साहब, अशफाक अहमद, दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मैं पढ़ना ज़्यादा तरजीह देता हूँ उनको पढ़ने में। अब इस टॉपिक को भी देखने के लिए मैं इसी से उठाऊँगा, वासिफ़ साहब की ही बातों से, गुफ्तगू से। अब एक मुतासिर कुन शख्सियत या एक मौसर शख्सियत बनने के लिए मैं मानता हूँ बेसिक जो चीज़ है ना, बुनियादी, वो दो चीज़ों को तस्लीम करता हूँ मैं। एक वर्ड्स, दूसरा एक्सेंट। ये दो चीज़ें, अल्फाज का चुनाव और आपका लहजा, ये सबसे बुनियादी चीज़ मैं तस्लीम करता हूँ कि एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, अल्फाज जो है ना, वो कहते हैं कि ये मरहम भी हैं और ये लाइलाज बीमारियों का सबब भी बन जाते हैं। तो अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अल्फाज सोसाइटी में, मुआशरे में किस तरह का किरदार अदा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वासिफ़ साहब कहते हैं कि मोहब्बत इतनी काबिल तवज्जो नहीं होती जितना अल्फाज इसे बना देते हैं। तो अल्फाज की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि मोहब्बत खामोशी से भी की जा सकती है, मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत की तासीर में डूबा हुआ जो शेर है
उसकी चाशनी, उसके रंग और उसका जादू ही अलग होता है। तो यहाँ से बेसिकली मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अल्फाज कितनी अहमियत रखते हैं और हम बुनियादी तौर पर अपने अल्फाज के चुनाव पर ध्यान नहीं देते। हमें सोचते ही नहीं हम ये कि हमारे दरअसल ये जो लफ्ज़ हैं, जिस तरह के जुमलों का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सामने वाले के दिल में हमारी जो शख्सियत है उसके बारे में किस तरह के असरात मुरतब करेंगे। अल्फाज का चुनाव करते वक्त कहते हैं ना कि कम बोलना लेकिन तोल कर बोलना। बाज़ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं जिसकी वजह से गैर ज़रूरी गुफ्तगू का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी गैर ज़रूरी गुफ्तगू के आगाज़ में आपको ले जाता है। और जब गैर ज़रूरी गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए तो फिर आप जो है वो लाइन से हट जाते हैं, आप ट्रैक से हट जाते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको वर्ड्स, अल्फाज का जो चुनाव है वो बेहतरीन तरीके से करना आता हो। अल्फाज की तासीर, कहते हैं कि अल्फाज जो हैं वो किसी मरते हुए को एक पल के लिए ज़िंदगी की उम्मीद दे सकते हैं, और अल्फाज किसी जीते जागते शख्स को मरने पर मजबूर भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं एक जुमला किसी को जीने पे मजबूर कर देता है और एक जुमला लोगों को खुदकुशियाँ करने पर, सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। तो ये अल्फाज ज़िंदगी भी दे सकते हैं और किसी की मौत का सबब भी बन सकते हैं। अल्फाज के चुनाव में हमेशा मोहतात रहना चाहिए। लहजा कितना मैटर करता है। अच्छा, अल्फाज के चुनाव पे आपको एक वाक़या भी कोट करता चलूँ। वासिफ़ साहब भी अपनी किताब हर्फ हकीकत में एक वाक़या कोट करते हैं कि एक बादशाह था, कोई सल्तनत का सुल्तान कह लें, उसने ऐलान करवाया कि कोई नजूमी आए और मेरे मुस्तकबिल की निशानदही करे, मुझे बताए कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। अब उस वक्त का जो सबसे बड़ा नजूमी था, नजूमी कह लें, ज्योतिषी कह लें, ये जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, वो आ गया। उसने आके बादशाह का हाथ देखा और बादशाह का हाथ देखकर कहा कि बादशाह सलामत, आप के सारे अजीज़ आपके सामने मर जाएंगे। बादशाह सलामत, आपके तमाम अजीज़ आपके सामने मर जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने क्या किया, उसको कैद खाने में डलवा दिया और ये ऐलान जारी किया कि आप जो है ना अब कोई और तलाश करें नजूमी जो मुझे बताए। फिर से एक और शख्स को तलाश किया जिसने हामी भर ली। उसने हामी भरी और उसने आके अब बादशाह का हाथ देखा। बादशाह ने कहा बताएं जी मेरा मुस्तकबिल क्या है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आप माशाल्लाह से बड़ी लंबी उम्र पाएंगे, तवील उम्र पाएंगे। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मांगो, क्या मांगते हो। कहने लगे जिसको कैद किया उसे रिहा करवा दे। उसने कहा वो क्यों भाई। कहते वो मेरे उस्ताद मोहतरम है, बात मैंने भी वही की है, उन्हें अदायगी करना नहीं आई। अल्फाज की अदायगी का फ़र्क है जो वो नहीं कर पाए। आप लंबी उम्र पाएंगे या आपके अजीज़ो अकारिब आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे, बात तो एक ही है, सिर्फ अल्फाज की अदायगी का फ़र्क है। तो ये एग्जाम्पल बाकायदा आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सेकंड नंबर पे मैंने अभी बात की थी कि एक्सेंट, लहजा। एक वासिफ़ साहब का ही जुमला कोट करूँगा, मीठे बोल को अगर करख्त लहजा मिल जाए, मीठे बोल को अगर करख्त लहजा मिल जाए तो वो बोल मीठा नहीं रहता। मीठे बोल को अगर करख्त लहजा मिल जाए तो वो बोल मीठा नहीं रहता। यानी कि आपके पास अल्फाज अगर अच्छे हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा भी आपके पास मौजूद है, लेकिन आपके जो लहजा है उसमें मिठास नहीं है, अगर आपके लहजे में आजिज़ी नहीं है, अगर आपके लहजे में मोहब्बत नहीं है, सुनने वाले को ये लगे ही ना कि आप देखें ना मोहब्बत का इजहार कर रहे हों और आपका लहजा जो है वो बड़ा करख्त हो, तो वो कोई मोहब्बत का इजहार है?
तो अल्फाज के चुनाव के साथ साथ आपका लहजा बड़ा मैटर करता है। हम बाज़ औक़ात लहजा अच्छा कर लेते हैं, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं, और बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त कर लेते हैं लेकिन लहजा करख्त कर देते हैं, दोनों जगह पे गड़बड़ है। तो अल्फाज के चुनाव के साथ साथ जो लहजा है आपका वो भी मुतासिर कुन होना चाहिए, तभी इंसान की जो शख्सियत है वो अल्फाज और लहजे की बुनियाद पर एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी बन जाती है। आप देखें ना, किस लिए आते हैं हम, मुख्तलिफ़ जगहों पर क्यों जाते हैं? आपको जिसकी बातें सुनना अच्छा लग जाए, एक बार दिल में जिसकी बात उतर जाए, आप तो प्यासे की तरह मारे मारे फिरते हैं ना कुएं की तलाश में। फिर आप उस पर्सनैलिटी को जगह जगह तलाश करते हैं कि वो कहीं मिल जाए, और सिर्फ 2-4 जुमले जो हैं ना उनकी ज़ुबान से अदा होने वाले, वो मेरे कानों में पड़ जाएं। कहते हैं ना, किसी के जुमले भी सरूर देते हैं, किसी के जुमले भी लुत्फ़ देते हैं आपको, और किसी के जुमले आपको शदीद डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। अब एक मज़ीद एक और बात, वो कहते हैं कि अल्फाज अगर मुक़द्दस ज़ुबान से अदा हों तो ही मुक़द्दस होते हैं, तो ही मौसर होते हैं। अल्फाज अगर मुक़द्दस ज़ुबान से अदा हों तो ही अल्फाज मौसर होते हैं, मुक़द्दस होते हैं। यानी कि आपकी ज़ुबान में नरमी और मिठास का होना कितना ज़रूरी है। यहाँ भी एक आपको वाक़या कोट कर देता हूँ। मौलाना रूम एक वाक़या कोट करते हैं लहजे की अहमियत के बारे में। उसको बल्कि जब मैंने उस वाक़ये को पढ़ा, ख्वाजा साहब हरफ हकीकत में ही है, तो मैंने ना कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उन्हें वो वाक़या सुना दिया, ये समझाने के लिए कि यार लहजे की कितनी अहमियत है। तो वो मानने को तैयार ही ना हो कि नहीं, ये मौलाना रूम का वाक़या हो ही नहीं सकता, या ये हरफ हकीकत में ये वाक़या नहीं हो सकता वासिफ़ साहब की किताब में। तो फिर मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा मुझे याद है कि मैंने ये हरफ हकीकत में पढ़ा था। अब तो बेचैनी लग जाती है ना आपको, एकदम से आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फ़ौरन से गया, जाके अपनी लाइब्रेरी से मैंने हरफ हकीकत निकाली और उसको तलाश किया, वो उसी में था। फिर उठा के ले गया बुक फ़ौरन से। मैंने कहा यार ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो वाक़या लाजमी मैं यहाँ पर भी कोट करना चाहूँगा। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक मरतबा 2 काफ़िले आमने सामने ठहरे, पड़ाव किया 2 काफ़िलों ने। एक काफ़िला मुसलमानों का था और जो दूसरा काफ़िला है वो यहूदियों का काफ़िला था, वो यहूदियों का काफ़िला था। अब मुसलमानों के काफ़िले से सुबह फजर की अज़ान हुई, फजर की अज़ान जैसे ही ख़त्म हो गई तो यहूदियों के काफ़िले से एक शख्स मुख्तलिफ़ तहाइफ लेकर मुसलमानों वाले काफ़िले की तरफ आया। उसने आके कहा कि जी आपके अमीर काफ़िला से मिलना चाहता हूँ, आपके अमीर काफ़िला से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने जाके अंदर बताया कि जी इस तरह सामने जो काफ़िला है वहाँ से एक शख्स आपके लिए तोहफ़े तहाइफ लेकर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है भेज दें। वो आगे उन्होंने कहा जी हमारे काफ़िले का जो अमीर है या बड़ा है उसने आपकी खिदमत में ये तहाइफ भिजवाए हैं। उन्होंने कहा भी पहले वजह तो बताएं, मेरे लिए ये तहाइफ क्यों भिजवाए हैं। बड़ी गहरी बात है। कहते हमारे बादशाह का एक बड़ा देरीना मसला हल हो गया। उनका कौन सा मसला हल हुआ है? वो कहते हमारे जो बादशाह हैं उनकी जो बेटी है वो मुसलमान हो गई थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, और हमारे जो बादशाह हैं या जो भी थे उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन वो किसी भी सूरत में दीन इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज सुबह फजर की नमाज के वक्त आपके काफ़िले से, आपके खैमे से जब मुअज्जिन ने अज़ान दी तो वो इतने करख्त लहजे में थी कि वो आज दोबारा मुसलमान से यहूदी हो गई है, दोबारा मुसलमान से यहूदी हो गई है। तो इस वजह से हमारे बादशाह ने या अमीर काफ़िला ने आपके लिए ये तहाइफ भिजवाए हैं। इस वाक़ये को मौलाना रूम कोट करते हैं। आम कई लोग इसको शायद समझने से कासिर हों। मेरी बहस इस वजह से हो गई थी दोस्तों से, वो कहते हैं यार कैसे हो सकता है, अज़ान तो अज़ान है। और नहीं मेरे भाई, इसका जवाब फिर वासिफ़ साहब देते हैं। वासिफ़ साहब कहते हैं
कि इससे अंदाज़ा लगाना बड़ा ही आसान है कि रस्म अज़ा की अदायगी के लिए रूह बिलाली का होना कितना ज़रूरी है। रस्म अज़ा की अदायगी के लिए रूह बिलाली का होना कितना ज़रूरी है। तो ये लहजे की अहमियत है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एक्सेंट, आपका लहजा जो है वो कितना मैटर करता है। अच्छा, वर्ड्स, अल्फाज का चुनाव, एक्सेंट, आपका लहजा और लहजे के बाद आइडियालॉजी, विजन, एम ऑफ लाइफ, ये एक पर्सन को इफ़ेक्टिव पर्सन बनाता है। आइडियालॉजी, जिस शख्स के पास विजन नहीं है, जिस शख्स के पास एम ऑफ लाइफ नहीं है, वो शख्स कभी भी एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसानों वाली कैटेगरी में ही नहीं आएगा। इंसान, अगर आप इंसान वाले दर्जे पे फाइज होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एम चाहिए, क्योंकि जानवर और इंसान में फ़र्क तो एक ही है, वो यही है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, उसकी कोई आइडियालॉजी होती है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी ज़िंदगी लेकर चलता है। अपना हर दिन वो अपनी आइडियालॉजी या अपने एम ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग स्पेंड करता है, और जिसकी जितनी आइडियालॉजी स्ट्रांग होगी, जितना एम ऑफ लाइफ में वो शख्स क्लियर होगा, उसके हर आने वाला दिन उतना ही ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि एक ऐसा शख्स हमेशा अपने मकसद को पाने के लिए हर अगले दिन मज़ीद कोशिश, मज़ीद लर्निंग, मज़ीद एफर्ट्स, मज़ीद स्ट्रगल्स करने की कोशिश में मुब्तला रहता है। कह लें कि जिसने मकसद डिसाइड कर लिया और डिसाइड करने के साथ साथ उसको पाने के लिए जुस्तजू भी शुरू कर दी, लगन उसके अंदर आ गई, प्यास उसने पैदा कर ली कि ये काम ज़िंदगी में करके रहना है, तो मैं कहता हूँ ऐसा शख्स जो है ना, वो चैन से सो नहीं सकता, चैन से सो नहीं सकता। जैसे वासिफ साहब कहते हैं, वासिफ साहब कहते हैं कि दुनिया में बड़ा काम उन लोगों ने किया है जो तब जागते थे जब बाकी सारे सो जाते थे। दुनिया में बड़ा काम उन लोगों ने किया है जो तब जागते थे जब बाकी तमाम लोग सो जाते थे। तो जागती आँखों से ख्वाब देखना बड़ा ज़रूरी है, और जागती आँखों से जो आप ख्वाब देखते हैं उन ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना बड़ा ज़रूरी है। तो एम ऑफ लाइफ का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ लोग पता क्या करते हैं, हम अपने ड्रीम्स सेट कर लेते हैं, ख्वाब बना लेते हैं, अपने एम ऑफ लाइफ हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ज़िंदगी में ये करना है, लेकिन यहाँ तक रह जाना हमेशा नुकसानदेह है। और हम में से अक्सर व बेशतर लोगों का मसला ये है कि हम सिर्फ डिसाइड करते हैं, उसके लिए काम नहीं करते, जबकि अचीवमेंट्स के लिए आपको काम करना पड़ता है। आइडियालॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आपके अल्फाज सिर्फ डिक्शनरी हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आइडियालॉजी पे फिर एक जुमला कोट करूँगा, वासिफ साहब का ही जुमला है। कहते हैं ख्याल के बिना अल्फाज ऐसी ईंटों का ढेर हैं जिन्हें कभी इमारत बनना नसीब नहीं हुआ। अल्फाज के बिना, जो ख्याल के बिना जो अल्फाज हैं वो ऐसी ईंटों का ढेर हैं जिन्हें कभी इमारत बनना नसीब नहीं हुआ। तो जब तक आइडियालॉजी नहीं है तब तक आपको यही नहीं पता होगा अल्फाज कब इस्तेमाल करने हैं, कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं। जब एक विजन, जब एक एम ऑफ लाइफ आपके सामने होगी तो अब आपको पता होगा कि आपके अल्फाज की अदायगी किस तरह की होनी चाहिए। आपने जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए आपको किस तरह की एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा। ये आइडियालॉजी है, ये एम ऑफ लाइफ है। अगर आपके पास एम ऑफ लाइफ नहीं है तो आप कभी भी इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी नहीं बन सकते, क्योंकि मौसर शख्सियत उसी को कहा जा सकता है जो दूसरों को मुतासिर कर दे। वही होगी ना मौसर शख्सियत। जो दूसरों को मुतासिर ना करे वो तो कभी मौसर शख्सियत नहीं बन सकता।
तो मौसर शख्सियत बनने के लिए सबसे पहले अपना एम ऑफ लाइफ डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक एम ऑफ लाइफ नहीं है ज़िंदगी में, तब तक आप उस ट्रेन के ड्राइवर की मानंद हैं जो रेल पटड़ी से हट के ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तब आपके पास ट्रैक नहीं होता, तब आपके पास डायरेक्शन नहीं होती। जब तक डायरेक्शन नहीं है तब तक मंजिल के कोई निशान नहीं होते। जब डायरेक्शन मिल जाती है आपको, तो आपको बहुत सारे मुसाफिरों के कदमों के निशान भी नज़र आ जाते हैं, जो आपसे पहले वहाँ पहुँच चुके हैं, जिनकी पैरवी करते हुए, जिनके कदमों को फॉलो करते हुए आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो रास्ते की गर्दो गुबार होती है, वो बेसिकली पहले मंजिल पर पहुँच जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके कदमों के निशानात होते हैं। वो निशानदही करती हैं, वो गर्दो गुबार भी रास्ते की आपके लिए कि हाँ आपने इस तरफ जाना है। लेकिन शर्त है कि मुसाफिर हों, आप मुसाफिर हों। मुसाफिर कौन होता है? मुसाफिर वो होता है जो रास्ते की मुश्किलात से घबराता नहीं। मुसाफिर वो होता है जो रास्ते की मुश्किलात पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है, मतलब रोला नहीं डालता, मातम नहीं करता, नसीब माड़े हैं, मेरी किस्मत ही बुरी है, मेरे साथ ही हर मर्तबा बुरा होता है। ये पता क्या है, दो तरह के लोग होते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट या पैसिमिस्ट। ठीक है, इफेक्टिव पर्सनैलिटी जो शख्स होगा वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट मिलेगा आपको, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, जो हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। इनके बरक्स जो पैसिमिस्ट हैं वो कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमेशा गलत सोचते हैं, जो हमेशा नसीब का रोना रोएंगे, जो काम को शुरू करने से पहले कह देंगे कि हम नहीं कर सकते, ये काम नहीं होगा, हम इस काम को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, ये आपको पैसिमिस्ट बना देती है। पॉजिटिव जो आपकी थिंकिंग है वो आपको ऑप्टिमिस्ट बना देती है। और ऑप्टिमिस्ट जो पर्सन है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचता है। अच्छी चीज़ों को सोचने से मैं कहता हूँ कि आपकी जो सोचें हैं ना, वो खुद एक मैग्नेट का किरदार अदा करना शुरू कर देती हैं, वो खुद एक मकनातीस का किरदार अदा करना शुरू कर देती हैं, जिसके ऊपर अच्छी चीज़ें, अच्छी सोचें, अच्छे लोग सारे के सारे जो हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एम ऑफ लाइफ से हटके एक और बात मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि कुर्बानी देने वाले बनना चाहिए। कुर्बानी देने वाले से ज़्यादा, खिदमत करने वाले से ज़्यादा मौसर शख्सियत कोई नहीं हो सकती। जो लोग कुर्बानी देते हैं वो दूसरों को मुतासिर करते हैं। देखिए, सिंपल सी यहाँ की बात कर लेते हैं। ये चेयर्स रखी हुई हैं, कोई आगे बैठा है, पीछे से कोई चल के आता है, आप उसके अदब एहतराम में भी खड़े होते हैं, आप सेक्रीफाइस भी तो कर रहे हैं ना, आपको फ्रंट सीट मिली हुई है। अगर आप किसी के आने पर उठ के खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं सर प्लीज़ आप आके बैठें, तो ये कुर्बानी नहीं है। और दूसरे बंदे के दिल में एक अजीब ही आपका मकाम पैदा हो जाता है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, मकाम उनका भी पैदा होता है, तो लेकिन आपकी शख्सियत मुतासिर कर देती है सामने वाले शख्स को कि आपने अपनी सीट छोड़ दी, मतलब आपने सीट की कुर्बानी दी है ना, आपने सेक्रीफाइस किया है। आप पानी पीने के लिए किसी कूलर की तरफ जाते हैं, वाटर कूलर की तरफ, वहाँ एक शख्स बैठा हुआ पानी पी रहा है, आप पानी पीने के लिए खड़े हो जाएं, वो आपके गिलास आपको देने के बजाय वो खुद आपको पानी का गिलास भर के देता है, तो वो क्या आपको मुतासिर नहीं करता? आप रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई और गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला गुजरता है और वो बाइक की ब्रेक लगा के आपसे पूछ लेता है कि सर कहाँ जा रहे हैं? आए मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। क्या वो आपको मुतासिर नहीं करता? कितना ज़्यादा मैं कहता हूँ हमारे ज़हन पर गहरे असरात मुरतब करता है वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, कि हम सारे रास्ते सोचते रहते हैं यार अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का बंदा था, हम यही कहते हैं अल्लाह का बंदा था, क्योंकि ये जो खूबियाँ हैं ना ये अल्लाह वालों में ही होती हैं। और अगर आपने एक मौसर शख्सियत बनना है, एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी बनना है, तो वो आदात अपनाएं जो अल्लाह वालों में थी। उनमें
यही चीज़ें थी ना, कुर्बानी देना, खिदमत करना। तो जो सर्व करता है वो हमेशा इफेक्टिव पर्सनैलिटी है। अभी रिसेंट मैंने एक आर्टिकल लिखा था बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के नाम से, उस चावल वाले का जिक्र मैं यहाँ लाजमी करना चाहूँगा। ताहिर बलूच साहब, मैं सर गया, चावल की रेडी थी, उससे पुलाव ली, मैं ठहरा हुआ प्लेट में खा रहा था। इतने में एक बच्चा आता है, डॉक्टर साहब सर एक बच्चा आता है, बच्चा आके कहता है 10 रुपये के चावल दे दें। अब वो रेडी पे ठहरा हुआ लड़का उसे कहता है 10 रुपये के नहीं मिलते। अब मैं दिल में सोच रहा था, मैंने कहा मैं इसको कहता हूँ कि दे दे बच्चे को पैसे, मैं दे दूँगा, बाकी जो हैं वो कहते हैं ना हमारे जैसे सोचते ही रह जाते हैं। हाँ सही बात है, अभी मैंने कहा ही नहीं, इतने में वो जो ऑनर था ना रेडी वाला वो खुद आ गया, चंद सेकंड्स की बात है। उसने कहा बेटा इधर आओ, 10 रुपये। अपने लड़के को कह रहा है मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा बच्चों को खाली ना भेजा करो। अगली बात सुने सर, 10 रुपये लिए हैं उसने, बच्चे को चावल डाल के दिए हैं, सलाद डाली है, रायता डाला है, शापर में बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बच्चे को उसने चावल दिए। मुझसे चम्मच नहीं खाया गया अगला, मुझसे चम्मच नहीं खाया गया अगला। मैंने उसे कहा भाई महंगाई के इस दौर में 10 रुपये के चावल? वो कहता जी बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए कौन सी महंगाई होती है। आए है, ये होती है सर इफेक्टिव पर्सनैलिटी। कहते सर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए कौन सी महंगाई होती है। अब अगला जुमला क्या कह रहा है, कहता हर काम में मुफाद नहीं देखा जाता, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान वहां के लिए कर रहा होता है जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो ये क्या, ये अल्लाह वालों की आदत हैं, देने वाले, बांटने वाले, तकसीम करने वाले। वो जैसे इशफाक साहब कहते हैं ना कि आसानियां तकसीम करने वाले बन जाएं। आसानियां तकसीम करेंगे तो आसानियां ही पलट के वापस मिलेंगी। अगर आप किसी की राह में पत्थर बिछाते हैं, पत्थर रखते हैं, वल्लाह आलम बता रहा हूँ वो पत्थर किसी का कुछ नहीं करता, आपके अपने पाँव ज़ख्मी होते हैं, आपके अपने कदम जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर शख्स अपने किरदार के दायरे में घूमता है, हर शख्स। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, हम सबके किरदार का दायरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो किरदार के ही दायरे में हम दरख्त भी लगाते हैं, हम वहाँ पानी डाल के छिड़काव भी करते हैं, हम वहाँ गुलाब का पौधा भी लगाते हैं, और वहीं हम दीवार भी खड़ी करते हैं, वहीं हम पत्थर भी बिछाते हैं। पत्थर बिछा रहे हैं किसी और के लिए, हमसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि दायरे में किसी और ने तो आना ही नहीं। दायरा तो मेरा अपना है, मैं खुद घूम रहा हूँ उसमें। अब दरख्त लगा दूंगा तो जब इस पॉइंट पे आऊँगा वो दरख्त खुद मुझे छाँव देगा, वो खुद मुझे फल देगा। पत्थर डालूंगा तो मेरे अपने पाँव ज़ख्मी होंगे। वो शख्स कहता कि चावल वाला ही मुझे कहता मैं ना छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लेता हूँ चिकन की, बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल सी। तो ये तो 10 आपने देखे हैं, कुछ बच्चे 5 रुपये लेके भी आते हैं। कहता देखा जाए तो 5 रुपये तो शापर और सलाद के भी नहीं बनते, 5 रुपये तो शापर और सलाद के भी नहीं बनते। लेकिन कहता मज़े की बात बताता हूँ, मुझे ये मशवरा किसी और ने दिया था। खाजा साहब कहते मुझे ये मशवरा किसी और ने दिया था, रिस्क की बड़ी तंगी थी मेरे पास। कहता रिस्क की मेरे पास बड़ी तंगी थी, किसी ने मुझे मशवरा दिया कि यार एक काम शुरू कर दे। एक तो जब तू चावल लगाए ना, अपने काम पे निकलने से पहले 2-3 प्लेटों जितने चावल निकाल के, जितनी अल्लाह तुझे तौफीक दे वो प्लेटें निकाल और किसी हकदार को दे दे, उसके बाद काम पे निकल। कहता मैं वो भी करता हूँ, इन बच्चों को भी वो छोटी सी बोटी डाली, चावल डाले, बच्चा खुश हो जाता है। कहता ये बच्चे जो 5 रुपये मुझे दे के और चावल में चिकन वाली बोटी देखते हैं छोटी सी, कहता जब ये मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी नमाजें आज कबूल हुई हैं। ये बच्चा 5 रुपये की जब मैं इसको चावल देता हूँ चिकन की बोटी डाल के, जब ये मुस्कुराते हैं ना मुझे लगता है कि मेरी नमाजें आज कबूल हुई हैं। सर ये होती हैं इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटीज़, जिनको मैं कहता हूँ जगह जगह आप तलाश करना शुरू कर दें तो कहीं आपको रेडी वाला मिल जाएगा, कहीं आपको एक मोची इतना इफेक्टिव पर्सन नज़र आएगा
कि आप हैरान रह जाएंगे। इफ़ेक्टिव पर्सन होने के लिए मैं कहता हूँ, एक होता है ना, हम कहते हैं ऊंचा, एक होता है कद आवर शख्सियत। ऊंचा और कद आवर शख्सियत, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ऊंचा कभी ना बने, कद आवर शख्सियत बने। मैं कहता हूँ कद आवर शख्सियत वो है जो अपनी आदत से, जो अपने किरदार से, जो अपने आमाल से हमेशा सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करता है, वो कद आवर शख्सियत है। माजरत के साथ हमने ना प्रोटोकॉल को, इस तरह के लोगों को जो है ना वो कद आवर शख्सियत समझने शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि जिसकी एक फ़ोन कॉल पर किसी भी पाकिस्तान के महकमे में आपका काम हो जाए, हम कहते हैं कि ये बड़ी शख्सियत है। हम कहते हैं कि जिसका थाने में एक फ़ोन चलता हो वो बड़ी शख्सियत है। हमें लगता है कि कवानीन को तोड़ते हुए जो शख्स अपनी गाड़ी को भगाता हुआ ले जाए और चौक पे ठहरा हुआ वार्डन उसके लिए कुछ ना कर सके, हम कहते हैं कि शायद ये बड़ी शख्सियत है। 15-16 गाड़ियाँ अगर रोड से कोई बंदा लेके गुजर रहा हो, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत जा रही है। माजरत के साथ वो शख्सियत नहीं है, वो शख्सियात नहीं हैं। शख्सियत वो होती है जो हमेशा दूसरों के लिए फ़ायदे का काम करते हैं, जो हमेशा अपने बजाय दूसरों का सोचते हैं, अपना कम सोचते हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी वासिफ साहब की, कि वो कहते हैं वो लोग जो अपने अश्कों से चरागां करते हैं, ये अजीम लोग होते हैं। अच्छा, कैटेगरी में आ जाएं, कहते हैं अजीम लोग 3 तरह के होते हैं, अजीम शख्सियात 3 तरह की होती हैं। ताहिर साहब, वासिफ साहब कहते हैं कि अजीम शख्सियात 3 तरह की होती हैं। एक वो हैं जो बाय बर्थ होते हैं, कहते हैं कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ही अजीम पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पर ही बड़ी शख्सियत पैदा होते हैं, और जब उनकी पैदाइश होती है तो चरिंद परिंद क्या, दरियाओं, समंदरों, हवाओं, इन सब को इतला दी जाती है कि ये अजीम है, इनको अजीम मानना है। कहते हैं कुछ लोग पैदाइशी तौर पे अजीम शख्सियात पैदा होते हैं और उनमें फिर मैं क्यों का नहीं लगाया जाता कि इनमें ऐसा क्या था। हम अक्सर देखते हैं ना कि हमें कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं, हम कहते हैं यार ये बंदा इस काबिल तो नहीं था, ये कहाँ पहुँच गया। हम अक्सर लोगों को देखते हैं यार इसके अंदर ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं, 2 साल पहले तो ये ऐसा था। तो कुछ लोग वो कहते हैं बाय बर्थ अजीम शख्सियात होती हैं जिन पर अल्लाह का कोई ख़ास करम होता है। वो हो सकता है उनके बुज़ुर्गों में से किसी की दुआओं का नतीजा हो, वो हो सकता है कि इनके गुज़रे हुए लोगों में से किसी ने कोई ऐसा अमल, कोई अच्छा काम किया हो जो खुदा को पसंद आ गया और उसने उसी की नस्ल में, उसी के ख़ानदान में एक अजीम शख्सियत पैदाइशी तौर पे अजीम बना के भेज दी। एक तो जी अंबिया तो पहला दर्जा अंबिया का आता है उसमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहते हैं अजीम शख्सियात दूसरी कौन सी होती हैं, जो लोग अपनी मेहनत को करामत बना लेते हैं। ये अजीम लोगों की दूसरी टाइप है, जो लोग अपनी मेहनत को करामत बना लेते हैं। यानी कि वो लोग जो अपना नाम बनाते हैं, जो अपनी पहचान बनाते हैं, जो रातों को जागते हैं, जो अपनी हैसियत, काबिलियत और औकात से बड़े काम करते हैं, जो आगे बढ़ने की लगन में दिन रात एक कर देते हैं। ये दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप इसलिए बता रहा हूं कि अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है तो दूसरा रास्ता तो मौजूद है कि आप बन सकते हैं। आपके पास रास्ता मौजूद है कि आप एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी, एक आप मौसर शख्सियत या अजीम शख्सियत बन भी सकते हैं। ये दूसरी टाइप है। तीसरी टाइप कौन सी है? कहते हैं खुश नसीब लोग। अच्छा, खुश नसीबी का भी बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा ना जहन उलझ के रह जाता है कि ये खुश नसीबी। कहते हैं तीसरे नंबर पे अजीम शख्सियात वो हैं जो खुश नसीब होते हैं। कहते हैं पता है ये खुश नसीब कौन से होते हैं? जो अपने नसीब पे राज़ी रहते हैं, जो अपने नसीब से खुश होते हैं, वो खुश नसीब लोग होते हैं। और अजीम शख्सियात में खुश नसीबी की जो बात मैं करने वाला था, आपने वो जुमला कोट किया, वो वाकई ऐसे। तो कहते हैं तीसरे नंबर पर अजीम शख्सियात वो हैं
जो खुश नसीब हैं। खुश नसीब से क्या मुराद? कहते हैं इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चेहरा, इनकी ज़िंदगी में कोई एक चेहरा आ जाता है, इनकी ज़िंदगी में कोई एक हादसा ऐसा रोनुमा हो जाता है, इनकी ज़िंदगी में कोई एक एक्सपीरियंस, कोई एक तजर्बा ऐसा हो जाता है जो इन्हें अजीम शख्सियात वाली लिस्ट में शामिल कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, ज़िंदगी में आने वाले हादसे, ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें आपके सामने आ सकती हैं, ऐन मुमकिन है कि वो रुकावट आपके लिए खुश नसीबी बनकर आई हो, क्योंकि जब खुदा की ज़ात आपको बहुत बड़ा मकाम या रुतबा देना चाहती है, मैं कहता हूँ उसको अगर आप वक्त से पहले देखना चाहते हैं ना, वक्त से पहले, तो ये देखें कितनी बड़ी मुश्किल का सामना है, कितनी बड़ी मुश्किल का सामना है। जितनी बड़ी मुश्किल का सामना होगा, यकीन करें मकाम भी उतना बड़ा मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है साबित कदमी, डट के खड़े रहना, मुश्किलात का मुकाबला करना या उनसे दोस्ती कर लेना। दो ही रास्ते हैं, या आप मुश्किल का मुकाबला कर लें, उसको दुश्मन बना लें, दूसरा रास्ता है कि उसको आप दोस्त बना लें। तो ये दो रास्ते आपके पास मौजूद होते हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी ये वासिफ साहब के मुताबिक तीसरी कैटेगरी है अजीम शख्सियात की, जो लोग दुनिया में कोई बड़ा काम करते हैं, यानी उनके ज़िंदगी में कोई हादसा रोनुमा हो जाता है, उनकी ज़िंदगी में कहते हैं कोई ऐसा शख्स भी आ जाता है जो उन्हें नवाज के चला जाता है, जो उन्हें नवाज के चला जाता है। तो ये भी वो कहते हैं कि खुश नसीबी से, ये थर्ड कैटेगरी वो बताते हैं कि अजीम शख्सियात की होती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, अफेक्टिव जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो बड़ी शख्सियात होती हैं, उनकी सबसे बड़ी महारत, उनका सबसे बड़ा टैलेंट, मैं कहता हूँ उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं ना, वो मौजूद होते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो इन लोगों में मौजूद होते हैं। यानी ये लोग किसी मसले पर रोला नहीं डालते, रोना धोना नहीं डालते, मातम नहीं करते, ये उसका सल्यूशन तलाश करने को तरजीह देते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो कहते हैं, एक मुहावरा, एक फ़िक्रा आप लोगों ने भी सुना होगा, डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड। ये बड़े लोगों की खूबी होती है और उन्हीं की होती है जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मौजूद होते हैं। डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड से भी एक मुझे वाक़या याद आ रहा है। सुंदर पिचाई गूगल का जो CEO है इस टाइम, उसका इंटरव्यू था, गूगल का पैनल बैठा हुआ था। जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उससे 2 सवाल किए थे, जिसमें से एक ये था कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसने आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया हो। तो सुंदर पिचाई उनको बताते हैं कि जी, एक मरतबा मैं एक रेस्टोरेंट पर, एक होटल पर खाना खाने गया हुआ था। जिस टेबल पर मैं बैठा था, मेरे सामने वाली टेबल पर कुछ ख़वातीन भी बैठी हुई खाना खा रही थी। कहते इतनी देर में एक काकरोच उड़ा और उड़कर किसी खातून की गर्दन पर बैठ गया, या टेबल पर आया। सबसे पहले टेबल पर आया, और जैसे ही टेबल पर आया तो उन्होंने एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया, भगदड़ मच गई। तो अब वो वहाँ से उड़ा और फिर किसी दूसरी टेबल पर चला गया। वहाँ भी जो बैठी हुई लोग थे बैठे हुए, उन्होंने भी इसी तरीके से भाग दौड़ शुरू कर दी, रोला डल गया। कहते मैं चुप करके बैठा हुआ इस मंज़र को तवज्जो से नोट कर देख रहा था। इतने में एक वेटर आता है, गेट से एंटर हुआ और वो काकरोच टेबल से उड़ा और उस वेटर की यहाँ गर्दन पर आकर बैठ गया। अब वो जैसे ही यहाँ आकर बैठा, वेटर वहीं पर ठहर गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। उसने कोई मूवमेंट नहीं की, और रुकते ही उसने क्या किया, अपनी सांस रोकी। सबसे पहले सांस रोक के अपनी पॉकेट से टिश्यू पेपर निकाला, टिश्यू पेपर निकाल के उसको ऐसे किया, बाहर गए। कहता उस दिन मैंने सीखा
डोंट रिएक्ट, ओनली रेस्पॉन्ड। उस दिन मैंने सीखा कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, मसले हल करने हैं, तो रेस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। हमारा मेन मसला ये है, हम रिएक्ट कर जाते हैं, रेस्पॉन्ड करते ही नहीं। और दूसरी मेन वजह मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की जितनी बड़ी शख्सियात हैं, या अजीम शख्सियात कह लें आप, या मौसर गुन शख्सियात कह लें, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तो रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट कभी नहीं करते। दूसरा, वो हमेशा प्रेफर करेंगे टेबल टॉक को। टेबल टॉक को प्रेफर करते हैं ये लोग हमेशा। ये लोग टेबल टॉक का, मैं समझता हूँ बेसिक रूल ये है कि टेबल टॉक करने वाला जो शख्स होता है ना, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि गुफ्तगू के दौरान दूसरे के बजाय सबसे पहले अपनी गलती तलाश की जाए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझसे कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। तो ये लोग हमेशा टेबल टॉक को प्रेफर भी करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो ज़िंदगी में होना बड़े ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बग़ैर जो है वो आप ज़िंदगी में कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, आप ज़िंदगी में जो आपके रिश्ते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते हैं, वो आपसे रूठ जाते हैं। आप अपने रिश्ते नहीं निभा सकते, आप ताल्लुकात को लेके नहीं चल सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लास्ट सिर्फ एक बात, दे नेवर गिव अप। वो कभी गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। मैं कहता हूँ इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी बनने के लिए ज़रूरी है कि हार भी जाएं तो हार ना मानें, हार भी जाएं तो अपनी हार को तस्लीम ना करें, उसे लर्निंग समझें अपनी, उसे एक एक्सपीरियंस समझें अपना, उसे अपने लिए एक लेसन समझें। जैसे ज़िंदगी में ना, या आप कामयाब हैं या आप सीखते हैं। नाकामी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कभी नाकाम नहीं होते। छोटी सी एक एग्जांपल मुझे याद है, मेरे दोस्त हैं वसीम भट्टू साहब, इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं चाइना से केमिस्ट्री में। वो आए हुए थे पिछले दिनों, मुझे बता रहे थे, कहते यार वसीम बड़ा मज़ा आया एक दिन। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जो प्रैक्टिकल मुझे दिया गया था हमारे सुपरवाइज़र की तरफ से, उसको मैंने करने की बड़ी कोशिश की, बड़े हाथ पाँव मारे, मोर देन 50 टाइम्स मैंने उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे परफॉर्म नहीं करवा सका। मैंने क्लासेस लेना छोड़ दी, सुपरवाइज़र के पास जाना छोड़ दिया। तो सुपरवाइज़र ने कुछ दिन के बाद कॉल करके मुझे बुलाया और बुला के कहते कि वटू कहाँ गुम हो इतने दिन से, लैब में नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, तुम्हें मैंने एक प्रैक्टिकल दिया था। तो कहते मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो रहा, मैं नाकाम हो गया हूँ सर, ये प्रैक्टिकल अब मुझसे नहीं होगा, आप मेहरबानी करें मुझे कोई और कंपाउंड जो है वो दे दें, ये वाला मुझसे नहीं होगा। उसने कहा हुआ क्या? कहता सर मैं मोर देन 50 टाइम्स इसको कर चुका हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा। उसने कहा यार तुम मोर देन 50 टाइम्स करने का मतलब ये समझ रहे हो कि तुम नाकाम हो गए हो, तुम फेल हो गए हो? कहता नहीं खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, ऐसा नहीं होता। कहता तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने वो 50 रास्ते डिस्कवर किए हैं जिससे ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो तुमने वो 50 रास्ते डिस्कवर किए हैं जिससे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हो सकता। तुम आने वालों के लिए आसानी करोगे कि यार इन रास्तों पे चल के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश मत करना, वरना ये प्रैक्टिकल आपसे नहीं होगा। तो यहाँ एंड करते हैं, टाइम शॉर्ट दिया गया या मैं शायद ज़्यादा बोल गया? ठीक है, चलें, तो चाहते थे आपको सुनना। चलें जी। इस के बाद कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं जुमला एक आखिरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी की बात हुई, एक मौसर शख्सियत बनने की बात हुई, तो वासिफ साहब कहते हैं आला और मौसर शख्स बनने के लिए, टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ जुमले पे एंड करूँगा। वासिफ साहब कहते हैं कि आला और मौसर शख्स बनने के लिए अल्लाह और उसके रसूल का ताबे होना ज़रूरी है।
इसके बगैर आप कभी भी इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच। सवाल अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मेरे ज़हन में भी सवाल था कि रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में दोनों में जो बारीक सी लाइन है वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि कुछ आपने कहा था ना लोग शोर मचाने, हाँ जी, तो कुछ लोगों की नज़र में सोल्यूशन ये होते हैं कि उस मसले पर शोर मचा के अपना दिल हल्का करिए, तो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों का थोड़ा सा वो फर्क भी बताएं। हाँ जी, देखें जो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का फ़र्क है ना, इसको सिंपल आप इस तरह से समझ लें। एक आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको कोई मसला पेश आ गया, आप लेके बैठ गए मसले को, आप मसले को लेके बैठ गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में ही ये क्यों लिखा है, अल्लाह को मैं नज़र नहीं आता या मैं नज़र नहीं आती, अल्लाह को मेरे मसले नज़र नहीं आते, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये रिएक्ट हैं। इसकी जगह अगर आप देखें, ऐसा क्या हो कि दोबारा मेरे साथ ये मसला पेश ना आए, क्या गलतियां मुझसे हुई हैं कि मैं इस गड्ढे में गिर गया, आया मेरे देखने में गलती थी, आया गली ख़राब थी और मैंने पहले से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मैंने उसके बारे में नॉलेज गेन नहीं किया, ये है रेस्पॉन्ड। एक है मसले को सोचना, एक है मसले के हल को सोचना। मसले पे सोचते रहना रिएक्ट है, उसके सॉल्यूशन पे काम करना रेस्पॉन्ड है। मैं कहता हूँ सॉल्यूशन सिंपल सा होता है। आप सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाएं कि आपको मसला पेश आया क्यों है, आपको मसला पेश आया क्यों है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं और आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मातम करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान में करप्शन जो है ना, ये कभी मेहनती लोगों को आगे नहीं आने देती। हम कहते हैं कि सिफारशी बेस पर लोगों को जॉब मिल गई, हमारा ये ज़्यादातर थिंकिंग होती है, हम ये सोचने लग जाते हैं। देखें करप्शन तो है, कौन नहीं जानता, उसका सलूशन क्या है आपके पास, उसका सलूशन क्या है। तो बजाय ये सोचते रहने के, मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा काम करने वाले लोगों की जो वैल्यू है, जो स्पेस है, वो हमेशा रहती है, उनकी स्पेस कम नहीं हो सकती। सिफारिश कल्चर जितना बढ़ जाए, करप्शन जितनी बढ़ जाए, टैलेंटेड लोगों की, काम करने वालों की, मेहनती लोगों की, जिन लोगों के पास स्किल्स हैं, वो कभी मार नहीं खा सकते। तो बजाय ये सोचने के, मैं सोचता हूँ कि आके फर्दर अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये सोचना चाहिए। तो ये रेस्पॉन्ड है और वो आपका रिएक्ट है। क्लियर? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।